नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। 22 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन गया है। ये एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय रहा। एक इतना बड़ा कार्यक्रम, जब ऐसा लगा कि अयोध्या, एक ऐसी नगरी जो प्रभु श्री राम के लिए जानी जाती है, वहां पर देश का हर छोटा बड़ा इंसान उमड़ पड़ा। लेकिन अब लोगों में जो उत्साह देखने को मिला पूरे देश में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ अपने भाषण में कहा, जैसे दीपावली पर आपने उत्सव का माहौल देखा था, वही उत्सव का माहौल आज देखने को मिलना चाहिए। अयोध्या में भी मैं जहाँ पर निकलता हूँ वहां पर देखता हूँ कि किस तरीके से भंडारे हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, गीत बज रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह। और कुछ देश का भी ऐसा ही माहौल है। देश के हर छोटे बड़े शहर में इसी तरह का माहौल है। ये पूरा घटनाक्रम समझने जैसा है। दरअसल ये सनातन को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं, उसका सामने आना है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। आपने देखा कि एक राजनीतिक माहौल भी बना, इसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई। निश्चित तौर पर जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसके साथ राजनीति जुड़ी होती है। लेकिन जहां तक बात लोगों की भावनाओं की है, ये एक ऐसा इंतजार था और एक ऐसा काम था जिसका विरोध करना कहीं से भी लाजमी नहीं दिखाई देता, क्योंकि लोग सीधे सीधे भावनात्मक रूप से इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी आपने देखा कि हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक जबरदस्त कामयाबी, 3 राज्यों में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिली। खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, छत्तीसगढ़ जहां पर पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने फिर वहां पर बाजी को पूरी तरह से पलट दिया। अब 2024 के चुनाव में राम मंदिर का ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। जिस तरह का माहौल और ट्रैक्शन बना है 22 जनवरी से, आने वाले कुछ 2-3 महीनों में ही चुनाव हो जाने हैं। आम चुनाव को लेकर भी अब तैयारियां तेज हो जाएंगी। एक माहौल बनना शुरू हो गया है। ये वो मास्टर कार्ड है जो बीजेपी की सत्ता में वापसी करवा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम की कुर्सी पर बैठा सकता है। हालांकि चुनाव के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में किया है। अभी इसका विरोध किसी को स्वीकार्य नहीं है और इसका विरोध करना भी राजनीतिक अदूरदर्शिता को दिखाता है। कई लोग हैं, राजनीतिक मजबूरी है, उनको कई बार ऐसी बातें कहनी होती हैं कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, या शंकराचार्यों ने जो शास्त्रोक्त विधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए उसको भी मुद्दा बनाया गया। ये सारे मुद्दे बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये उन भावनाओं को और ज्यादा बढ़ाते हैं जो जागृत हुई हैं। हिंदुत्व की ये भावना देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रही है। हिंदुत्व का ये जागरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और शुरुआत से ही, जब से 2014 से लेकर अभी तक की राजनीति जो देखने को मिलती है, वो ये स्पष्ट कर देती है। 2014 के बाद 2024 का चुनाव आ गया है। 10 साल बीजेपी ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे कर लिए हैं और आगामी 5 सालों के लिए भी बीजेपी अब बहुत दृढ़ संकल्पित है और सुनिश्चित भी दिखाई देता है। हालांकि देखना होगा, अलायंस जिस तरीके से बिखर गया उससे बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई देता। आपने देखा जो मुद्दे विधानसभा चुनाव के दौरान चल रहे थे, वो मुद्दे कहीं पूरी तरह से उड़ गए हैं। उन मुद्दों का कहीं अब लेना देना दिखाई नहीं देता है। अचानक से हिंदुत्व का जागरण हुआ और इसकी काट कोई विपक्ष के पास में नहीं है। राम मंदिर को लेकर जो माहौल मैंने अयोध्या में देखा, वो मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। अयोध्या में वीवीआईपी वीआईपी इनकी भरमार है। पूरे देश से लोग आए थे। यहाँ पर पुलिस का जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया। भव्य राम मंदिर बना है। मुझे बड़ा सौभाग्य रहा मेरा, क्योंकि मैं लाइव कमेंट्री भी वहां से कर रहा था दूरदर्शन के लिए, तो मैं उसको विटनेस भी कर पाया। मैं मंदिर के बहुत शुरुआती लम्हों को देख पाया, जब तैयारियां चल रही थी, फूलों से सजाया जा रहा था, वो लाइटिंग्स की जा रही थी। ये सारी चीज़ों को मैं विटनेस कर पाया और ये एक बहुत बड़ा मौका था। और अगर मैं अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करूं, तो मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। इसके बावजूद मैं उस भावना से जुड़ता हूं, लाखों लोगों की उस उम्मीद से जुड़ता हूं जो बहुत समय से राम मंदिर के निर्माण को लेकर बड़े आश्वस्त थे। बीजेपी ने अपना वादा तो पूरा कर दिया और ये एक बड़ा वादा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में भी कहा कि जो लोग कहते थे कि मार काट हो जाएगी, मंदिर नहीं बन पाएगा, उन लोगों को एक करारा जवाब है। और ये बात सही है
कि मंदिर का रास्ता है बनने का जो स्पष्ट हुआ या साफ हुआ, वो भी कोई बहुत आसान चीज नहीं लगती थी, बड़ा संघर्ष का विषय था। इसमें राजनीतिक दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी होता है। बीजेपी ने दृढ़ निश्चय दिखाया, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर उनका सबसे बड़ा मुद्दा था और उन्होंने वो समर्पित कर दिया। कश्मीर का मुद्दा भी उनके पक्ष में जाता है। तो जो वादे बीजेपी ने बड़े वादे किए थे, वो वादे उनके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं और मंदिर उसमें से एक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये राजनीति ढूंढ सकते हैं कि मंदिर को इलेक्शन के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की गई है, कार्य चल रहा है। तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल देखिए, आप लोगों की भावनाएं इस वक्त मंदिर के निर्माण को लेकर जगदीश आफले साहब जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई। जगदीश आफले जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मंदिर का निर्माण सालों साल चलता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको करना होता है और इतना खूबसूरती से बनाया गया है। वंशी पत्थर लेकर आए हैं, उसको कार्व किया गया है, वहीं पर उसमें मूर्तियां उकेरी गई हैं, बड़ा मेहनत का काम चल रहा है। मंदिर को जब आप देखेंगे भीतर से तो बेहद खूबसूरत है। जहाँ तक शास्त्रोक्त विधियों का सवाल है, 121 आचार्य आए थे। लक्ष्मीकांत शास्त्री जी हैं, उनके जो सुपुत्र हैं अरुण और साथ में सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित, इन लोगों से मेरी बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा हुई। मैं उनके साथ ही मौजूद था जब वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि वैदिक रीति रिवाज से, शास्त्रोक्त विधि से, समस्त आचार्यों से जानकारियां लेकर उसके बाद में इस प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। तो आप इन सबको भी किनारे नहीं कर सकते। जब शास्त्रों की बात आती है तो जिन लोगों को शामिल किया गया वो किसी पार्टी के नहीं है। काशी के विद्वान हैं, दक्षिण के कई विद्वान हैं, इन सब लोगों ने मिलकर, इन आचार्यों ने मिलकर इस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराया है। तो कुल मिलाकर ये मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री मोदी ने छल दिया। निश्चित तौर पर 2024 में इसका बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि चुनाव पर इसका सकारात्मक इम्पैक्ट बीजेपी के लिहाज से जाएगा या आपकी राय कुछ और है? अपने कमेंट जरूर लिखें।